नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आज हम अपने खास कार्यक्रम फेस टू फेस में बात करेंगे राजनीति की। भाजपा ने कांग्रेस से पहले अपनी 3 सूची जारी करके सबको चौंका जरूर दिया है। कई सीटों पर केंद्रीय मंत्री व सांसद उतारे हैं। हालांकि इसी ने दिग्गजों की भी चिंता बढ़ा दी है। 79 में से 76 सीटों पर अभी कांग्रेस के विधायक हैं। सिर्फ 3 सीटें सीधी, मैहर और नरसिंहपुर से भाजपा जीती है। यह रीति पाठक, प्रहलाद पटेल, राव उदय प्रताप का क्षेत्र है और उन्हें ही विधानसभा के मैदान में उतारा गया है। भाजपा मानती है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और 4 सांसदों में से 43 सीटों पर असर होगा। राजनीति के जानकारों का मानना है कि 6 नेता खुद की सीटों पर घिर सकते हैं। दिमनी से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर बोझ ज्यादा है, क्योंकि मुरैना की पूरी 6 सीटें 2018 में कांग्रेस जीती थी। तोमर खुद की सीट पर घूमेंगे या मुरैना की जिम्मेदारी संभालेंगे? हालांकि मुरैना में इंदल सिंह कंसाना और रघुराज कंसाना को टिकट देकर भाजपा ने गुर्जरों को साधने की कोशिश की है। ऐसी ही स्थिति पटेल व राव उदय प्रताप सिंह की भी है। दोनों को नरसिंहपुर जिले की व नरसिंहपुर गाडरवारा सीट से उतारा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा की दूसरी सूची में बड़े नामों को लेकर कहा कि सभी सीनियर लीडर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को उन अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उनके चुनाव नहीं लड़ने की बात है। दूसरी सूची में शामिल बड़े नेताओं को टिकट मिलने से संकेत है कि चुनाव नतीजों के बाद बड़े फैसलों में ये नेता पहली कतार में खड़े रहेंगे। तीसरी सूची में 8 दिन पहले पार्टी में आई मोनिका को भाजपा ने छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से उतारा है। भाजपा ने मोनिका शाह भट्टी को छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट एससी से उतारा है। मोनिका ने 19 सितंबर को ही भाजपा की सदस्यता ली थी। नरसिंहपुर जिले में 2018 में कांग्रेस 3-1 से आगे थी। भाजपा की 3 सूचियों से यह संकेत तो देने की कोशिश की गई है कि वह इस बार कांग्रेस के बड़े गढ़ को चुनौती दे रही है। साथ ही बड़े चेहरों को मैदान में उतार कर मिशन 2023 को बूस्टर डोज भी कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। हालांकि 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ सांसद को विधानसभा का टिकट देने से उन अटकलों को भी बल मिल गया है कि भाजपा इस समय उम्मीदवारों को क्राइसिस से झेल रही है। इस विषय पर हमारे साथ विस्तृत चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक दिनेश निगम जी जुड़ चुके हैं। दिनेश निगम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दीप्ति पांडे जी जुड़ चुकी है जो संभागीय प्रवक्ता हैं, और वंदना मार्तन त्रिपाठी जी जुड़ चुकी है जो भाजपा से प्रवक्ता हैं। और आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। मेरा सबसे पहला सवाल दिनेश निगम जी आपसे है। जैसा कि भाजपा ने रणनीति केंद्रीय मंत्रियों को सूची में शामिल कर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सूची जारी करी है जी तो उसमें दिग्गज ये सब भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े दिग्गज नेताओं में इनकी गिनती होती है। जी और इनको इस तरह से जिम्मेदारी दे करके ये तो आंकड़ा उन्होंने कर ही लिया कि ये जो 7-8 लोग हैं जी तो ये 7-8 सीटें तो उन्होंने पक्की कर ही ली। जी इसमें कुछ सीटें अधिकतर सीटें कांग्रेस के पास थी, जी उसको छीनने का जो उस तरह से प्रयास किया गया है जी तो ये अगर देखा जाए तो एक पहलू से देखा जाए तो बहुत अच्छा भी है। जी लेकिन दूसरी पहलू में अगर आप नज़र मारे जी तो राजनीतिक सलाहकार के रूप में या वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मेरा अपना मानना ये है जी कि इसका एक अलग मैसेज भी आम जनता में जो जा रहा है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों को जो है फील्ड में उतारना पड़ा। बिल्कुल तो मतलब इसको आप अगर पर्दे के पीछे जाएं तो जी एक संकेत जाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। जी उसको कहीं ऐसा लग रहा है कि हम सरकार बनाने में अभी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जी इसीलिए उन्होंने ऐसे दिग्गजों का इस्तेमाल किया हो। जी वंदना मार्तन जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। भाजपा की 3 सूचियों में यह संकेत साफ दिए गए हैं कि कांग्रेस के बड़े गढ़ में वो तैयारी कर रही है सेंध लगाने की। तो बिल्कुल सही है कि सेंध तो हम लगा रहे हैं जी और हम चाहते हैं कि हर जगह जितनी भी सीटें हैं उसमें हमारी पार्टी की सरकार आए। हर कोई ये चाहता है कि जब चुनाव होता है, चुनाव का मेन एजेंडा होता है जीत। जी तो हम भी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम जीते। तो सेंध लगाना नहीं है, ये हमारे रणनीति है चुनाव के लिए जो हमने तय करी है। और दिग्गजों को हमने क्यों उतारा है, क्यों क्यों नहीं उतारा है, ये वो हमारी पार्टी का विषय है और जी उस विषय को हम अपने साथ रखेंगे।
रखेंगे वो कांग्रेस की या किसी की भी किसी का विषय नहीं है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन में जो भी निर्णय लिया है कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। जी तो ये हमारा आंतरिक निर्णय है और इस पे कोई भी अगर टिप्पणी ना करे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन शैली के आधार पर जो भी निर्णय लेती है भारतीय जनता पार्टी, उसमें सर्वमत से और सर्वे के आधार पे प्रत्याशियों का चयन किया जाता है और हमने भी वही किया है। प्रत्याशियों का जो चयन किया है वो सर्वे और उसके बाद हमारे जो संगठन के बड़े नेता है, संगठन के जो बड़े लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि इन सीटों पर ये प्रत्याशी उतारे जाएंगे। जी और एक चीज और साफ करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी विधायक, केंद्रीय मंत्री या सांसद होने से पहले सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी संगठन का कार्यकर्ता है और हम लोग संगठन सर्वोपरि की परिभाषा पे चलते हैं और हम ये मानते हैं कि हम अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं। जो भी आदेश संगठन कर देगा, अगर वो चुनाव लड़ने का आदेश करेगा हम चुनाव लड़ेंगे, अगर हमें विधायक के रूप में विधानसभा में बैठने का आदेश करेगा हम विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे, केंद्रीय मंत्री के रूप में अगर केंद्र का निर्देशन देने को बोला जाएगा तो वो हम करेंगे। जी ये हमारे संगठन का अनुशासन है। जी जी दिनेश जी, जैसे कि जी। मुरैना की 6 सीटों पर वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है, जी। पूरी तरह से सभी सीटें कांग्रेस के पास है। जी। क्या भाजपा वहां सेंध लगा पाएगी? वहां नरेंद्र सिंह तोमर को वहां से टिकट दिया गया है, तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर कांग्रेस के उस गढ़ में सेंध लगा पाएंगे और भाजपा को वहां सीट जिता पाएंगे? देखिए, ये किसी का गढ़ है कहना ये वाजिब नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले मुरैना में भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक थे जी। तो अगर 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने एक साथ एक समूह जैसे छिंदवाड़ा मुरैना में उन्होंने पूरा खेल करके और विधानसभा का चुनाव जीत लिया, ये सारी सीटों में कब्जा कर लिया, तो ये कहना गलत होगा कि गढ़ है। गढ़ तो किसी का नहीं रहता, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई स्थायी नहीं होता। बिल्कुल। जहाँ तक सवाल नरेंद्र सिंह जी तोमर का है, तो नरेंद्र सिंह तोमर उस क्षेत्र के ही नहीं, मध्य प्रदेश के भी बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। भारतीय और भारत सरकार में वो एक बड़े अच्छे ओहदे में बहुत लंबे अरसे से विराजमान है। तो उन्होंने ऐसा तो है नहीं कि अपने क्षेत्र में या अपने चंबल संभाग के में कुछ किया नहीं होगा। निश्चित रूप से उन्होंने कुछ ऐसे डेवलपमेंट किए होंगे। फिर सबसे बड़ी उनके साथ प्लस पॉइंट ये वहाँ के वो सांसद भी हैं, वहाँ से सांसद रहे वो, तो सांसद रहते हुए, सांसद अभी भी है, सांसद रहते हुए उन्होंने बहुत से काम किए और फिर सांसद के साथ साथ वो मंत्री हो गए और केंद्रीय मंत्री, और वो भी लंबे अरसे से मंत्री हैं। तो अपने लोगों को मोबिलाइज किया होगा, क्षेत्र में कुछ ऐसे डेवलपमेंट किए होंगे, निश्चित रूप से हर नेता करता है, उन्होंने भी किए होंगे। तो जहाँ तक नरेंद्र सिंह तोमर के टिमनी से लड़ने का सवाल है, तो मुझे लगता है कि वो तो चुनाव जीतेंगे ही, ऐसा मेरा अपना मानना है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है उससे, अब ये तो मैंने पहले ही अभी आपसे कहा कि ये जो 7-8 चेहरे हैं इनको तो चुनाव जीतना ही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है और हम जैसे मीडिया लोगों का भी की समझ ये है कि ये तो फाइट करेंगे ही चुनाव, इनके सामने कोई चुनौती नहीं है। अब रहा सवाल मुरैना की सभी सीटों का, तो अभी तक जो मेरा गणित, मैं गया उस क्षेत्र में भी 10 दिन पहले गया था, वहाँ उसके पहले भी मैं गया था, 1 महीने पहले भी गया था। देखिए, चंबल और ग्वालियर में इसमें कोई दो राय नहीं कि 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं, चंबल, ग्वालियर, बिंद प्रदेश है ना, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की चिंता ज्यादा है। बिल्कुल। और ये चिंता ज्यादा होने का कारण ये है कि कहा यह जाता है कि इनको जो सर्वे रिपोर्ट मिली है, जो पिछले 7 महीने 8 महीने पहले आरएसएस ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जो इनके सूत्रों के या इनके प्रशासन के माध्यम से इनको जो जानकारी मिली थी, उसमें ऐसा बताया गया था ये कि शायद यहाँ आप लोग माइनस हो रहे हैं। और पहले से भी वहाँ चंबल में तो माइनस थे ही, बिंद प्रदेश में जहाँ वो प्लस थे, 30 में 24 थे, वहाँ की भी रिपोर्ट ये आई थी शायद कि इस बार उल्टा होने वाला है। तो इसीलिए अगर आप देखो कि सबसे ज्यादा अगर इस समय जनसंपर्क या का ध्यान या ये कि ये प्रशासन का ध्यान या शासन का ध्यान जो है वो बिंद प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब हर तरह से, हर माने छोटे भैया जो अखबार वाले थे जो बेचारे परेशान होते थे, आज वो इस तरह से ये है कि वो कहते हैं कि नहीं सब पर्याप्त मिल रहा है, सरकार हमारा पूरा ध्यान दे रही है। तो ये सब कारण जो समीकरण बने, तो कहीं ना कहीं इनको चिंता तो थी, इसीलिए बने।
और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो उनका प्रयास होगा कि हम इसमें सफल हों। अब कितना सफल हो पाते हैं ये तो आने वाला परिणाम बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दीप्ति जी, भाजपा के 79 प्रत्याशी मैदान में हैं। कमलनाथ जी ने कहा था कि कांग्रेस सबसे पहले सूची जारी करेगी। क्या हुआ कि भाजपा कांग्रेस से आगे निकल गई? देखिए, यहाँ प्रश्न कांग्रेस और भाजपा से हमें आगे निकलने में बिल्कुल भी नहीं है और ना हमें किसी का शौक है। हमारी सारी चीजों पर हमारा मंदिर चल रहा है। जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे हम पूरी कोशिश करना चाह रहे हैं जी। हम जो सूची जारी करेंगे वो निर्विवाद सूची जारी करेगा, योग्य उम्मीदवार मैदान में लेना चाहते हैं जी। जी वंदना जी, बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद से बगावत के सुर भी तेज हो गए। सतना, मैहर, सीधी, नागदा में विरोध देखने को लगातार मिल रहा है। जैसा कि पहली सूची जारी होने के बाद में भी विरोध के स्वर तेज हुए थे, दूसरी सूची जारी होने के बाद भी विरोध के स्वर लगातार तेज हो रहे हैं। देखिए धर्मिष्ठा जी, आप भी जानती हैं कि विभिन्न सीटें हैं और अनेकों कार्यकर्ता है, तो हर व्यक्ति को तो चुनाव लड़ाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल। सब में से जो सबसे अति उत्तम व्यक्ति पाया जाएगा उसे ही चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ये जो हर पार्टी की रणनीति होती है कि जो सर्वे में या जो सबसे ज्यादा जनप्रिय नेता होते हैं उसे ही जनादेश के बेसिस पे चुनाव लड़ाया जाता है। तो अगर उसकी बात में सेकंड नंबर में कोई हो रहा है और अगर वो व्यक्ति विरोध कर रहा है और वो रुष्ट हो रहा है, विरोध कर रहा है या वो पार्टी छोड़ने की बात कर रहा हो, तो ये उसकी अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं के कारण वो कर रहा है, दल के कारण नहीं कर रहा है। क्योंकि दल ने कुछ चीजें तय कर रखी है कि अगर आप इन मापदंडों पे सही उतरेंगे तभी आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उस मापदंडों पे सही नहीं करता है तो आप बताइए कि क्या कोई भी पार्टी रिस्क लेगी चुनाव के टाइम पे व्यक्ति को उतारने का, जिसको चुनाव तक ना ला सके? हर व्यक्ति, हर पार्टी उस व्यक्ति पर दाव लगाती है जो व्यक्ति चुनाव जिताकर हमें ला सके। बिल्कुल और उसी बेसिस पर टिकट वितरण किया है और हमारा यही है पर्पस कि हम इस बार प्रचंड बहुमतों से 200 पार करके अपनी सरकार बनाएं। और इसीलिए इस तरह की जिन लोगों में बल गूंज रहे हैं वो कुछ नहीं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं जो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई हैं। और देखिए, एक पार्टी हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकती है। चुनाव के समय का हमेशा से प्रक्रिया रही है। हर दल में कार्यकर्ता जो अपेक्षा करके रखते हैं कि हमें टिकट मिलेगा और नहीं मिलता है तो कई बार रुष्ट हो जाते हैं। जी दीप्ति जी, जैसे कि सॉरी वंदना जी, जैसे कि कांग्रेस ने निशाना साधते हुए साफ तौर पे ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशियों की कमी है, इसलिए उन्हें केंद्रीय मंत्रियों को टिकट के लिए उतारा गया, मतलब लड़ने के लिए उतारा है मैदान में। मुझे ये समझ में नहीं आता है धर्मिष्ठा जी कि कांग्रेस पार्टी अपनी सूची जारी नहीं कर रही है, तो स्वयं से ध्यान नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जिसको किसको नहीं उतार रही है उसको पेट में दर्द होने लगता है। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई कि उनका ध्यान हम पर क्यों केंद्रित होता है, चौड़ पर केंद्रित क्यों नहीं है। हमारी सूची हम किसी को भी उतारे तो हमारी समस्या है, हमारी पार्टी की समस्या है, हमारी पार्टी का निर्णय है। कांग्रेस पार्टी अपनी सूची का क्या नहीं करेगी? चुनाव के एक दिन पहले आचार संहिता लगने के बाद उनसे इसको पूछे ना। हिंदुत्व का झूठा दिखावा करने वाले लोग, रामायण चलाने वाले लोगों को टिकट दे रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं हो सकता है हिंदी। पहले तो आप जान लीजिए कि हिंदुत्व मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व एक भावना है। मुद्दा आप लोगों ने बना रखा है, कांग्रेस पार्टी को मुद्दा बना के रखा हुआ है। हिंदुत्व एक भावना है जो हर हिंदुस्तानी के मन में होती है और आप लोगों ने उसे चुनावी मुद्दा बना रखा है। तो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं। चुनाव को समझ आपके कमलनाथ जी जो है बागेश्वर बाबा की कथा सुनने लगते हैं। राहुल गांधी जी भगवान जनेऊ धारण करने जी दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। तो ये चुनावी हिंदू जो आप लोग बने हुए हैं, मोहब्बत का सामान, सत्य की दुकान और सनातन का अपमान, ये आप लोग छोड़ दीजिए। हिंदुत्व का मुद्दा मत बोलिए। वाले के हिंदुत्व की भावना है, भावना जो व्यक्ति के मन में होती है। और सनातन धर्म जिसको आप लोग गाली देते हैं वो हमारे देश की परंपरा है। चर्चा करिए, हिंदुत्व की बात करिए, हिंदुत्व की बात करिए, रामायण चलाने वालों को टिकट दे रही है
वंदना जी, दीप्ति जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं। निगम जी आप बोलिए। देखिए, मैं बहन वंदना, मुझे सवाल तो नहीं करना चाहिए, पर मैं बेटा आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि जैसा आपने कहा कि छानबीन करने के बाद और ये देखने के बाद कि कौन कैंडिडेट चुनाव फाइट कर सकता है, इसलिए ऐसी दृष्टिगत रखते हुए हमारे शीर्ष नेताओं ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को फील्ड में उतारा जी। बेटा। तो इससे एक मैसेज नहीं जाता कि वह उस क्षेत्र में मतलब आपका कोई ऐसा जबरदस्त कैंडिडेट है ही नहीं, या 18 साल की गवर्नमेंट होने के बावजूद भी, 20 साल का शासन होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ कोई ऐसा प्रत्याशी या ऐसा कोई नेता नहीं तैयार कर पाई। ऐसा नहीं जाता कोई मैसेज। ये बेटा मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, एक जानकारी, मतलब एक मैसेज आम जनता में ये भी जा सकता है, मेरा कहने का तात्पर्य ये। बिल्कुल, ये सवाल तो कांग्रेस की प्रवक्ता दीप्ति जी ने भी उठाया। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। आप एक बड़ी पत्रकार हैं और बहुत ही समझदारी है, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है तो आप भी जानते हैं कि जब घर में कोई कार्यक्रम होता है तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो घर के बुजुर्ग होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, हम उनसे अपना मार्गदर्शन चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार के अनुभवी व्यक्तियों को इस चुनाव में उतारकर उनके अनुभव के आधार पर इस चुनाव को जीतने चाह रही है। ठीक है बेटा, धन्यवाद भाई साहब। भाजपा ने एक के बाद एक सूची जारी की है और दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों के नाम घोषित करके क्या भाजपा कोई टारगेट सेट करना चाहती है निगम जी? नहीं, टारगेट नहीं भाजपा का। देखिए, अभी जिस तरह या से उनका कोई एक संदेश है जो वो कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं? इसको संदेश तो नहीं कह सकती आप कि संदेश देना चाहते हैं। उनका सिर्फ एकमात्र उपदेश है सरकार बनाना जी। और सरकार बनाने के लिए वो जितने भी जिस तरह से भी प्रयास कर सकते हैं, कैंडिडेट चेंज करना या ऊपर के दिल्ली से नेताओं को बुला के मध्य प्रदेश में प्रत्याशी के रूप में बैठाना या घोषित करना, ये एन केन प्रकार वो ये जानते हैं जब से चिंता का विषय उनके लिए बना है। और ये तो प्रत्यक्ष रूप से ये कोई हम नहीं, ये हर सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 3-4 महीने से लगातार रोज मेहनत, मतलब इतनी मेहनत कर रही, रोज शिविर, रोज मीटिंग, रोज मैंने किसी कमेटी की बैठक, कहीं कुछ, रोज उनके बड़े नेता लोग चले आ रहे हैं भोपाल में, यहाँ के बैठ के करते हैं, हम लोग तो देखते रहते हैं। तो ये एक जिस तरह से उनमें खलबली मची है वो कांग्रेस में आपको अभी देखने को नहीं मिली है। इस तरह से अभी कांग्रेस में नहीं। अब ये बात दूसरी है कि कहने के लिए ये कह दिया जाए कि उनके पास नेताओं की कमी है, तो अपन खैर हम नहीं कह सकते, हम लोगों से किसी दल से मतलब नहीं रहता, पर एक बात बता रहे हैं कि जो खलबली मची उससे मैसेज तो ये जाता है कि भाई वो एन केन प्रकार सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और उसका एक उदाहरण ये है, साथ ये जो 4-5 मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, उसके प्लस सांसद जो उतारे गए, उसमें ये जोड़ा जा सकता है। मेरा मतलब मानना ये है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है, लगातार विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी भाजपा लगातार तैयारी कर रही है और जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई कोशिश दिखाई नहीं दे रही है। जैसे कि सूची के मामले में भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं भाजपा से बहुत पीछे चल रही है। नहीं, उसका कारण मैं आपको बताऊं। देखिए, कांग्रेस आपने हमेशा देखा होगा जी कि कभी भी इस तरह से, आपने इसके पहले के बहुत से जो भी चुनाव देखे हों आपने, मैंने तो कम से कम 10-12 चुनाव तो देख ही लिया, लोकसभा विधानसभा की मिला करके, इससे ज़्यादा, क्योंकि मैं 82 से जर्नलिस्ट हूँ। तो लेकिन मेरा मानना यह है कि कांग्रेस ने इतनी चुप्पी कभी किसी चुनाव में नहीं साधी जितनी चुप्पी वो 2023 के प्रस्तावित चुनाव को लेकर के साधे हुए। आप इस बड़ी बिंदु को बड़ा ध्यान से सुनिए। कांग्रेस इतना चुप कभी नहीं रहती थी, बिल्कुल, जितना चुप वो 2023 के चुनाव को लेकर के माने चुप्पी साधे है। या ये कहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव को भी लेकर के चिंता कर रही और चुप्पी साध के चिंता कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी अन्य दल हो, उनके लिए सोचना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस इस तरह से चुप्पी साध के आखिर आम जनता में क्या विस्फोट करना चाहती है। आप ये देखिए कि जिस समय कांग्रेस ने मुंह खोला, 2 बार उन्होंने मुंह खोला, दोनों बार सरकार ने उसका विकल्प ढूंढा और उल्टा किया। चाहे वो लाडली लक्ष्मी 1500 का हो, बिल्कुल, चाहे वो गैस सिलेंडर का हो, आपने देखा कि सरकार ने उसका तुरंत वो उठाया
और भारतीय जनता पार्टी ने उलटफेर किया जी। हो सकता है उसके कारण इन लोगों ने चुप्पी साध रखी हो कि हम अब आने वाली अपनी योजनाएं नहीं बताएंगे हैं, और हम उसको चुनाव घोषणा पत्र में ही एक साथ जारी करेंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय तो बन गया है बिल्कुल कि इसमें इनकी चुप्पी जो है आखिर क्या संकेत देना चाहती है आने वाले दिनों में। और इसमें भी कोई दो रानी कि मेरा जिस तरह से अभी प्रेजेंट टाइम आज के डेट में जो स्थिति है वो बड़े कांटे की टक्कर है। आज अगर चुनाव हो जाए तो दोनों माने 50-50% में आपस में लड़ेंगे, परिणाम किसके पक्ष में जाएगा ये कोई नहीं कह सकता, कोई दावा नहीं कर सकता। दीप्ति जी, आपसे सवाल मेरा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी तैयारियों में लगी है, सीट जारी करने में कांग्रेस से आगे चल रही है और लगातार बड़े मंत्रियों के दौरे भी चल रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पीछे क्यों है? उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद फोन कट गए हैं। वंदना जी, कांग्रेस का साफ कहना है कि भाजपा ने लिस्ट बनाने वालों को ही लिस्ट में समेट दिया है। ये बताइए, चुनाव में कितना समय बचा है? कांग्रेस के पास नेता ही नहीं बचे हैं कि वो सूची जारी कर सके, और जितने नेता है उनमें आपस में इतना भीतर घात है कि वो आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने देखा इनकी जन आक्रोश यात्रा फेल हो गई, इनकी जन आक्रोश यात्रा को जनता का समर्थन नहीं मिला। इन्होंने जन आक्रोश कैसे गुंडे बदमाशों का सहारा लिया, कैसे बंदूकें लहराई, तो इनकी हर रणनीति फेल होती जा रही है। इनके आपस में इतना कलह है, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी में इतना कलह है, अपने बेटों को स्थापित करने में लगे हुए हैं, तो इन लोगों के पास कोई रणनीति ही नहीं बची है, ना ही इनके पास कोई नेता बचा है। इसीलिए इन्हें रणदीप सुरजेवाला जैसे व्यक्ति को बुलाना पड़ रहा है, तो जनता को रणदीप सुरजेवाला जी जैसे व्यक्ति अगर आके चुनाव मार्गदर्शन करेंगे जो जनता को ही राक्षस कह देते हैं, तो आप ही समझ सकती हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति होगी इस चुनाव में। बहुत ही बुरी तरह से कांग्रेस हारने वाली है ये चुनाव, और कांग्रेस को बहुत जरूरत है अपने आप का चिंतन, मनन और मंथन करने की। जी दिनेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। जी। भाजपा अपनी तैयारियों पे बहुत आगे चल रही है, कांग्रेस बहुत पीछे, ऐसे में कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? नहीं, ये आंकलन अपन कैसे लगा सकते हैं कि कांग्रेस बहुत पीछे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। अगर अपन ये देख करके ये मान करके अपन इसका आंकलन लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रोज मीटिंग हो रही, वो हर तरह से सीटें जारी कर, प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है, अपने प्रत्याशियों को खुली छूट वहाँ क्षेत्रों में जाने का मौका दे रही है। अगर इन सब चीज़ों को देखें तो कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस बोल करके ही ऐसा कर रही हो सकता है वो भी यही सब काम कर रही हो, लेकिन गुपचुप तरीके से कर रही हो। बिल्कुल बड़ी बात है, गुपचुप तरीके से कर रही हो, तो अपन ये आंकलन नहीं लगा सकते कि मैंने कांग्रेस पीछे है या भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। अब कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक है, उसके बाद 20 साल का अनुभव, सरकार चलाने का अनुभव है, 20 साल से वो मध्य प्रदेश में काबिज है, तो निश्चित रूप से वो आम जनता में अपनी ये छवि बनाए रखने के लिए या ये शो करने के लिए कि नहीं हम 2023 का भी चुनाव फाइट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रही हो। इसीलिए, और कांग्रेस नहीं कर पा रही क्योंकि कांग्रेस एक अलग थलग 15 महीने के लिए बीच में आई और फिर अपने ही आपस के उसमें जो है बिखर गई और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो अपन ये नहीं कह सकते, इसका आंकलन अपन नहीं लगा सकते कि कांग्रेस कहीं पीछे है। कांग्रेस हो सकता है गुपचुप तरीके से चुप्पी साध करके भी वो अपने ये सब काम उससे भी भारतीय जनता पार्टी से भी बढ़ चढ़ के कर रही हो, है ना। क्योंकि आप देखिए कि कमलनाथ जी ने एक बात बोला था, बहुत स्पष्ट किया था कि जो प्रत्याशी जीतने के लायक होगा उसको पहले से भी आगाह कर दिया जाएगा कि आप अपने क्षेत्र में अपना काम करो। तो हो सकता है उनके पास है कि वो प्रत्याशियों के वो जो उनके फील्ड में काम कर रहे हो, है ना, तो अपन कैसे आंकलन लगाएं कि नहीं वो आगे है और ये पीछे है। बिल्कुल है ना। दिनेश जी, दीप्ति जी और वंदना जी, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि आंकलन करना मुश्किल है क्योंकि हो सकता है कि कांग्रेस
गुपचुप तरीके से अपनी राजनीतिक पार्टी को तैयारियों में लगा चुकी है और कहीं ना कहीं जीत की और आगे बढ़ने की वो लगातार कोशिश कर रही है, तैयारियां कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े चेहरे इस बार मैदान में उतारे हैं, आने से पार्टी के जो समीकरण हैं वो डेफिनेटली बनेंगे, क्योंकि दिल्ली को यही क्षेत्र बार बार कमजोरी के संकेत दे रहे थे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।